मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बाय कॉमर्स एक्सेस। आज हमारी क्लास सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर है। हमने थ्योरी व्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ ली। अब हम लोग किस पे आते हैं, अपने न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पे भी डायरेक्ट कूदेंगे नहीं। पहले मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझाऊंगा, सेंट्रल टेंडेंसी में किस तरीके से मीन मीडियन मोड आते हैं और फिर उनमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देखनी है। ठीक है, मीन का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, हमारा पूरा JSO का, ठीक है, AAO का और इंग्लिश का पूरा बैच चल रहा है SSC के लिए। अगर आप तो इसमें मतलब पढ़ना चाहते हो तो हमारी वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इसको पढ़िए प्लीज़ और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बताइए किस तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए फ्री बैच पूरा पूरा दे रहे हैं। चलो सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर लें। सेंट्रल टेंडेंसी से हमें मतलब क्या समझ में आता है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि हमारी कोई भी वैल्यू, कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे डाटा को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारी सेंट्रल टेंडेंसी। या फिर हमारा कोई भी एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, कोई भी डाटा हुआ हमारा, जैसे मानो ये हमारा डाटा है पूरा पूरा, इसके अंदर कोई भी एक बीच की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे डाटा क्या करे, ये पूरा डाटा उसके क्या करे, आसपास घूमता रहे। ठीक है, उसके मतलब इधर उधर इर्द गिर्द ही घूमेगा। कैसे कि जैसे इस क्लास की एज कितनी है, 25 ईयर्स, मतलब एक एवरेज एज है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब बच्चे 25 के हैं। इसका मतलब ये है कुछ बच्चे 21 के हैं, कुछ बच्चे 22 के हैं, सॉरी 22 के हैं। ठीक है, कुछ बच्चे 25 के हैं, कुछ बच्चे 27 के हैं, और वहीं पे कुछ बच्चे हमारे क्या हैं, 28 के हैं। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 नंबर से ऐड कर 5 बच्चों से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी एवरेज एज कितनी आती है, 25। यही चीज़ हमारी क्या होती है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखो हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक क्या होता है हमारा मीन, एक होता है हमारा मीडियन, और एक क्या होता है हमारा मोड। ठीक है, ये तीनों की तीनों चीज़ें होती हैं। मीन के अंदर हमारी 3 चीज़ें आती हैं। एक होता है हमारा अर्थमेटिक मीन, एक क्या होता है हमारा हार्मोनिक मीन, और एक होता है हमारे ज्योमेट्रिक मीन। हालांकि ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बिना फालतू में चीज़ों को पढ़ो। हमारे सिलेबस अर्थमेटिक मीन है तो हम लोग अर्थमेटिक मीन ही पढ़ेंगे। ठीक है, ओवर भी पता लग गया हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या करने वाले हैं। बाकी चलो सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशंस देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मतलब कि सीधा सीधा कि न्यूमेरिकल कर लेते हैं सर, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं चलता बेटा। आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, चाहे कोई भी हमारी हो, मैथ्स की हो चाहे किसी इकोनॉमिक्स की हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का देखो मतलब क्या है हमारा, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो सिंगल वैल्यू। ठीक है, इन चीजों पे ध्यान देते हैं ना। एक सिंगल वैल्यू होती है दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डाटा। एक सिंगल वैल्यू पूरे के पूरे डाटा को क्या कर रही है, डिफाइन करने की कोशिश करती है बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन विद इन दैट सेट ऑफ डाटा। उसी सेट के डाटा में हमारी जो सेंट्रल जो पोजीशन होगी, ठीक है, वो हमारी क्या करेगी, पूरे पूरे उस डाटा को रिप्रेजेंट करेगी। एज सच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर समटाइम्स कॉल्ड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन। इस चीज को नोट डाउन कर लो कि हमारी सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन भी कहते हैं। अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन, तो आप लोग ये नहीं बोलोगे कि सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं था, उस कॉमर्स एक्सेस वाले सर ने। क्यों बेटा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना आपको। देखो इसको क्या है, नाम कुछ भी हो सकते हैं ना, नाम 2-3 तरीके के हो सकते हैं। तो ये इसका नाम है एक और। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। दे आर ऑल्सो क्लास एज समरी स्टैटिस्टिक्स। इसको हम लोग समरी स्टैटिस्टिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जितने भी आगे वाले पढ़ने वाले डाटास हैं, वो सारे के सारे किस पे डिपेंड कर देंगे, वो सारे के सारे हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सर ये कैसे हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो आगे देखिए अपना क्या है। द मीन मीडियन एंड मोड आर ऑल वैलिड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन मीडियन मोड हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, वैलिड सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं। बट हम लोग मतलब इनको कहीं ना कहीं जैसे जैसे हमको डाटा अप्रोप्रिएट चाहिए वैसे वैसे यूज करेंगे। कैसे, मीन का मतलब क्या होता है हमारा एवरेज। ठीक है, जब हमको किसी भी चीज़ का एवरेज चाहिए तो हम लोग वहाँ पे क्या निकालेंगे, अपना मीन निकालेंगे। वहीं पे हमको चाहिए कि मीडियन, मीडियन का मतलब क्या हुआ कि हमारी मोस्ट मिडिल वैल्यू किसी भी डाटा की, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो क्लास की एज हो, चाहे वो क्लास की क्या हो, वेट हो, अगर उसमें सबसे जो मिडिल जो वैल्यूज आ रही है वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। और उसके बाद में क्या आता है हमारा मोड। मोड का मतलब होता है मोस्ट अकरिंग वैल्यू। बच्चे अक्सर मोड में कंफ्यूज रहते हैं। मोड का मतलब क्या होता है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू, मतलब कि वाली एक ऐसी वैल्यू जो क्या कर रही है, डाटा में सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। ठीक है, जो डाटा में सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, हमारे मोड कहेंगे। चलो कुछ मतलब अलग अलग डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे अच्छी जो डेफिनेशन मुझे लगती है वो ये वाली है। A central tendency is that technique of statistical analysis which represents the whole mass of data। सारी की सारी बात कह देता है सिर्फ एक लाइन में कि सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम स्टैटिस्टिकल डाटा में मतलब एक ऐसी वैल्यू को, एक ऐसी यूनिट को निकालते हैं जो होल मास ऑफ डाटा को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है।
ठीक है। सिम्पसन एंड काफ्का ने क्या कहा हमारा, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ टिपिकल वैल्यू अराउंड विच वन फिगर्स कॉन्ग्रेगेट, कि मतलब हमारी एक ऐसी वैल्यू है सेंट्रल टेंडेंसी जिसके अराउंड में सारा का सारा डाटा क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू ली, जैसे मतलब हमारा सन हो गया, ठीक है, सन के अराउंड में हमारी क्या करती है, सारे के सारे प्लैनेट्स घूमते हैं ना, उसी तरीके से हमारा क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके अराउंड में सारा का सारा डाटा घूमता है। अब क्या आता है, ए वर्क क्या कहता है हमारे, एन एवरेज स्टैंड फॉर द होल ग्रुप ऑफ विच इट फॉर्म्स अ पार्ट येट रिप्रेजेंट्स द होल। ठीक है, मतलब क्या है हमारा कि एक ऐसी वैल्यू है ये जो कि पूरे पूरे डाटा का एक मतलब उसका पार्ट है, बट उसका वो क्या करती है, पूरे पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। ये कैसे सर, ये जब अभी हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ना तो मैं आपको समझाऊंगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, तो देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हमारी क्या होती हैं कि हर चीज के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज के भी कुछ हैं। क्या कहता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप, हमारा क्या कहता है, सेंट्रल टेंडेंसीज जो होती है वो हमेशा क्या करती है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मतलब ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे देती है बहुत ही कम टाइम में, जो चीज़ हमको समझ में आ जाए। कैसे, देखो आपके यहाँ पे कोई मतलब स्कूल में कोई सर्वे हो रहा था, ठीक है, स्कूल का एक सर्वे था, एक इंसान को ड्यूटी देगी कि उसको हर क्लास का बच्चों की वो पता करना है कि मतलब अंडरवेट कितने बच्चे हैं, किस वाली क्लास में कम बच्चों को वेट के ज़्यादा है, किस वाली क्लास में कम है। तो जब उसको ये चीज़ पता करनी थी, वो एक क्लास में गया, वहाँ पे उसने एक बच्चे से पूछा, उस सारी क्लास में मतलब मान लो 50 बच्चे थे, तो 50 बच्चों से पूछा, उसको तो 3 घंटे यहीं लग गए। ठीक है, फिर वो जब दूसरी क्लास में गया तो 3 आवर्स वहाँ पे लग गए। तो उसने कहा यार सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो उसने कहा कि सब बच्चे अपना अपना एवरेज निकाल के रखेंगे क्लास टीचर्स, मैं आऊँगा। वो गया एक वाली क्लास में, उसने पूछा भैया बताओ फर्स्ट ए में आपकी क्लास में बच्चों का एवरेज कितना, उन्होंने बोला 25 kg, ठीक है, वेट का। तो उसने क्या हुआ कि वो आ गया, उसने कहा सारी क्लास में ज़्यादा बच्चे अंडर वेट नहीं है। फिर सेकेंड ए में गया, वहाँ पे जाके उसने पूछा, उसने ऐसे बता दिया 30 kg, ठीक है, इस तरीके से 60 kg 70 kg, मतलब आगे चलता गया। तो इससे हमको क्या पता लगा कि उसका देखो टाइम कितना कम लगा, उसको कितनी देर लगी, ज़्यादा ज़्यादा मतलब 1 घंटे में उसने पूरे स्कूल का डाटा कलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। फिर हमारा क्या आता है, हेल्पफुल इन कंपैरिजन, हमको कोई भी डाटा जो हमारे पास में छोटा है तो वो क्या करेंगे, हम लोग उसको कंपेयर करने में हमारे लिए ईजी बना रहता है, तो इससे हम लोग ईजिली उसको कंपेयर कर सकते हैं। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन पॉलिसीज। देखो आप लोग जब स्टैटिस्टिशियंस बनोगे तो आपको बड़े होकर सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज ही बनानी है। तो जब आपको पॉलिसीज ही बनानी है तो बेटा इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप लोग पॉलिसी बनाने जा रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा किसके लिए यूज़ होती है, हमेशा पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती है। तो जो हमारा ये है, इसका जो डाटा है क्या नाम है, सेंट्रल टेंडेंसीज का, ये भी हमेशा हमारे पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है, फिर आता है हमारा बेस ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारी, बेस ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्योंकि हमारी जितनी भी आगे की वैल्यूज हैं, कौन सी मीन डेविएशन हो जिसको हम लोग MD लिखते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो, कोरिलेशन हो, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज हो, इंडेक्स नंबर्स हो, या फिर हमारा डिस्पर्शन हो, ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन हो, हमारी कोई भी ऐसी वैल्यू जो हमारी आने वाली या आने वाले टाइम में मतलब हम पढ़ेंगे, वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है, सेंट्रल टेंडेंसीज पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल टेंडेंसीज कहीं ना कहीं हमारे स्टैटिस्टिक्स का क्या है, बेस है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ ना बेस ऑफ द अदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो सेंट्रल टेंडेंसीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको स्टैटिस्टिक्स आधी समझ में आ जाएगी, अगर सेंट्रल टेंडेंसीज समझ में नहीं आई तो बेटा आधी स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आई। ठीक है, तो इसके लिए वाली क्लास को मतलब बिल्कुल भी स्किप वगैरह कुछ नहीं करना, बहुत अच्छे से देखो। अब काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस 3 तरीके के होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, इससे ज़्यादा इजी दुनिया में कुछ नहीं है मीन, मीडियन, मोड से ज़्यादा। तो देखो मीन हमारा क्या कहता है, मीन इज इजेंशियल ए मॉडल ऑफ योर डाटा सेट। ठीक है, एक मतलब आपके डाटा सेट का क्या है, मॉडल है, मतलब कि एक ऐसा जो उसको रिप्रेजेंट करता है मॉडल। इट इज़ द वैल्यू दैट इज मोस्ट कॉमन, एक ऐसी वैल्यू जो क्या है मोस्ट कॉमनली उसमें पूरे डाटा में फिट हो सकती है। द मीन इनफॉर्मली द एवरेज इज फाउंड बाय एडिंग ऑल ऑफ द नंबर टुगेदर एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेट। 10 10 20 40 70, तो इसका एडिशन करेंगे हमारे पास 150 आया। ठीक है, और उस 150 में हमने कितने 5 हमारे पास में लोग थे, और जब हमने इसको निकाला तो कितना हमारे 30, तो 30 हमारा मीन आ गया। सर क्या यही एवरेज नहीं है? हाँ बेटा यही एवरेज है, एवरेज ही हमारा मीन होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई ना। तो मीन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा कैपिटल का एक्स के ऊपर बार। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद है, कभी भी कैपिटल एक्स के ऊपर बार लिखा हुआ आ जाए तो अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, उसमें मीन लगा के आएंगे हमेशा। ठीक है, अब क्या था हमारा मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज व्हेन आइटम्स आर अरेंज्ड ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब यह है कि मीडियन हमेशा मिडल की वैल्यू होती है जब भी हम किसी भी डाटा को या तो घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में क्या करते हैं,
उसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई आपको ये चीज कि हमारी हमेशा जो भी मिडिल की वैल्यू आएगी कब, या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दें अरेंज, या फिर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो वो हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। मीडियन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन हमेशा रिप्रेजेंट होता है कैपिटल एम से। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा मोड। मोड का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो मोस्ट अकरिंग है, मतलब बार बार आ रही है किस में, हमारे डाटा में, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, हमारा मोड कहते हैं। चलो अब देखो, एक जो हमारा फॉर्मूला है जो बार बार पूछा जाता है, एक मतलब फॉर्मूला क्या है, रिजल्ट जो है हमारा, इनके बीच के रिलेशनशिप को बार बार पूछा जाता है। बच्चों को ये पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें देखो याद करने का भी तरीका ही बता दूंगा, और आप लोग कभी भूलोगे नहीं आज से कभी जिंदगी। तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमेशा एक क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स में, तो हालांकि जब भी स्टैटिस्टिशियन क्वेश्चन बनाएगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनाता तो मतलब स्टैटिस्टिशियन आपको थोड़ा मतलब कमजोर बच्चे समझता है। ठीक है, अगर आपके पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाए तो आप सोचना कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और एक क्वेश्चन आपके मिलने के चांसेस कितनी है, 90% चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो देखो मोड के हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे या तो इस तरीके से आएगा, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हालांकि वैल्यू इधर उधर हो सकती है, तो वाला आप लोग मैथमेटिशियन हो अच्छी खासे, मतलब आप लोग मैथ्स तो जानते होंगे ना, तो इधर उधर हम लोग कर देंगे। जैसे ये यहाँ पे गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मोड यहाँ पे आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड, है ना। ऐसे अगर आगे तो फिर ऐसे भी आप लोग करेक्ट, मतलब इसको किसी तरीके से ड्राइव कर सकता है वो। ठीक है, बाकी बेसिक जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये चीज़ होती है। तो इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, वो कैसे, z, जो कि मैंने अभी आपको बताया मोड होता है हमारा, इक्वल्स टू 3 मीडियन m माइनस 2x बार। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो आप लोगों को देखो, अगर ये चीज़ आ जाए ये वाला, तो आप लोग सही कर दोगे, अगर ये आ जाए तो भी सही कर दोगे। सर इसको याद कैसे करें, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो यार, मैंने मतलब काफ़ी साल लगाए इस चीज़ पे, फिर मैंने एक अपना ही फॉर्मूला बताया, अपनी अपनी मर्जी से मतलब बनाया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, जो मैं आपको बता दूंगा कि मोड को सबसे पहले बाहर निकाल के रख दो। क्यों सर, मैंने आपको बताया था ना बच्चों, लास्ट वाली क्लास में जब हम लोग स्कीनोस पढ़ रहे थे, कि मोड को हमेशा नेगेटिव वे में लेके चलो। ठीक है, तो नेगेटिव को साइड में हटा दो। जब हम लोग टेल वाला पढ़ रहे थे, जब हमारी लेफ्ट की तरफ टेल बड़ी होती थी, तो हम लोग उसको क्या लेते थे, इसको मोड लेते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी लेंगे, मोड को बाहर निकाल दो। ठीक है, तो हमारा मोड यहाँ पे आ गया, इक्वल्स टू, अब हमारे क्या बनते हैं, मीन और मीडियन। आगे किसको रखे, पीछे किसको रखे, देखो 3 2 से बड़ा है, 3 पहले आएगा, और 3 हालांकि बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियन के स्पेलिंग ज़्यादा है ना इसमें, 6 नंबर है, तो इसको हम लोग आगे कर देंगे, माइनस पे बचा क्या, 2 मीन। समझ में आया, है ना, याद भी हो गया होगा अब तो। अब कभी भूलोगे नहीं ना, भूलने की बात भी नहीं है। अगर भूल गए ना इसके बाद में भी, तो यार फिर तो मैं मतलब कोई आपको इजी वे बता भी नहीं सकता, और कोई टीचर आपको ये तरीका नहीं बताएगा, क्योंकि कुछ तरीका मैंने खुद ही बनाया। ठीक है, चलो आगे देखें अपना, ये चीज याद कर लेना, क्या, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन को आएगा आगे, क्योंकि 3 की वैल्यू बड़ी है और मीडियन की हमेशा नंबर बड़ा होता है, तो इसके लिए हमेशा क्या होगा, 3 हमारा आगे आ जाएगा बस, और मीडियन हमारा पहले आएगा, बाद में हमारा मीन आएगा। बेसिक फॉर्मूला ये है, बाकी इसी से जो भी कुछ ड्राइव हो वो आप लोग देख सकते हो पेपर। अब देखो मीन, जब हम लोग मीन निकालने के लिए आते हैं ना, तो इसमें क्या होता है हमारा, कि और भी चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है हमारा, मतलब इसमें मीन में 3 तरीके की होती है। क्या होता है हमारा, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज, और एक क्या होती है हमारी, कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो इसमें हालांकि हमारे मीन में कितने फॉर्मूले होंगे, टोटल 9 फॉर्मूले होंगे जो हमको याद करने हैं। ठीक है, याद करने सर, याद कैसे करेंगे 9 फॉर्मूले, वो भी सिर्फ मीन के, फिर मीडियन के फॉर्मूले, फिर मीन के फॉर्मूले, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, हर चीज़ के फॉर्मूले। बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको ईजी वे बताऊंगा लास्ट क्लास में इसकी। ठीक है, जब हम लोग मीन अपना पूरा खत्म करेंगे तो एक चार्ट बताऊंगा, उसमें बताऊंगा किस तरीके से आपको याद करना है। चलो अब हम डायरेक्ट अपना मेथड देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में देखो, सबसे पहले हमारे इसका क्या मतलब होता है, एक्स बार, जो कि हमारा मीन को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एन। इसमें एन क्या होता है हमारा, एन होता है इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में हमारा जो एन होगा वो क्या होगा, हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स होगा। और एक्स आपको क्वेश्चन, एक्स जो है हमारा, या आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, बस आपको इसको समेशन कर देना है, जो हमारा सिग्मा जो होता है ना, तो इसको हम लोग एडिशन कर देते हैं ना लास्ट में। ठीक है, वही ऐड करना है बस। बस सर ये फॉर्मूला, बेटा यही फॉर्मूला है, बस आपको यही चीज याद करनी है। अब क्या आता है हमारा, शॉर्टकट मेथड आता है। तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा होता है ए का मतलब क्या होता है, ए होता है हमारा एज्यूम मीन।
हम लोग अपनी सीरीज में कोई भी एक मीन को एज्यूम कर लेते हैं कि हमने इसको मीन को एज्यूम कर लिया और हम बस इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, अपने मीन को निकालेंगे। कैसे सर, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। और dx का मतलब क्या होता है, dx का मतलब होता है डेविएशन ऑफ x। डेविएशन ऑफ x का मतलब है x माइनस ए क्या था हमारा, एज्यूम मीन। मतलब जब हम x से माइनस कर देंगे a को तो वो हमारा क्या बनेगा, dx। और इसमें जो n होता है वो क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ यूनिट्स, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। अब इसमें हमारा क्या आता है कि स्टेप डेविएशन आता है। देखो सबसे इजी क्या होता है हमारा, डायरेक्ट मेथड याद करने के लिए, बट कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज्यादा इजी स्टेप डेविएशन होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एन, जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे मेरे साथ में, सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा शॉर्टकट मेथड, उसमें क्या होता है हमारा ए हमारा एज्यूम मीन प्लस सिग्मा ऑफ डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब हमारा क्या था स्टेप डेविएशन, यही चीज देखो आगे आगे बढ़ती जाएगी। ए आ गया हमारा, ए हमने ऊपर था एज्यूम मीन, सिग्मा ऑफ डी एक्स ये हमारा, नीचे एन आ गया, इनटू आई। सर ये आई क्या है, आई जो होता है ना, इसका मैं आपको बताऊंगा स्टेप डेविएशन मेथड में कि इसमें आई क्यों आता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगी। ठीक है, अभी बताऊंगा तो बता तो दूं, लेकिन आप फिर आप लोग कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूंगा अभी आगे। चलो अब स्टार्ट करें अपने सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से, सबसे ज्यादा इजी डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में देखो होता क्या है कि हमको जैसे ही दे दिया गया, हमको यहाँ पे क्या करना था, नंबर ऑफ यूनिट्स लिखनी होती है। मानो यहाँ पे क्या है हमारा 1, यहाँ पे है हमारा 1। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने थे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 के 8 हमने यहाँ पे लिख लिए। अब हमारा 1 क्या है, सबसे पहले हमारे पास में है 50, 1 के सामने 50 है, यहाँ पे लिख दिया। 2 के लिए 40, 20 के लिए 15 35 30 10, और ये बजा में 40। अब देखो सर ये आपने कैसे लगा दिया, आपको समझ में कैसे, हमको यार यहाँ पे ये चीज लगानी थी। देखो बेटा आपको ना, ये इंडिविजुअल सीरीज है। कौन सी सीरीज है ये, इंडिविजुअल सीरीज है हमारी। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज सर पता कैसे लगेगी, इंडिविजुअल सीरीज जब भी आएगी तो हमेशा एक सिंगल नंबर ही आएगा इस तरीके से। ठीक है, वो कभी भी किसी की एक्स या एफ के साथ में जुड़ के नहीं आएगा। मतलब अगर इसमें एक और लाइन कोई होती है, मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रीट सीरीज किस तरीके से अलग होती है इंडिविजुअल सीरीज में। बट अभी आप ये चीज याद रखो कि जब भी हमारे पास कोई भी एक वैल्यू आएगी तो हमारी क्या रहेगी, हमेशा इंडिविजुअल सीरीज रहेगी। मतलब एक कोई भी एक, बस एक लाइन दे दी हमको 50 40, यहाँ पे 10 20 30 40 50 जो भी कुछ होता है वो सब होता है। अब हमको निकालना क्या था, सबसे पहले हम लोग जब भी स्टैटिस्टिक्स करते हैं ना, एक रूल हमको बताया गया था कि आप लोग स्टैटिस्टिक्स जब भी करो क्या करो, हमेशा फॉर्मूला लिखो उसका। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा, सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एन। मैंने क्या बताया था आपको, एन क्या होता है हमारा, एन होता है इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हमारी, 1 से लेके 8 तक, तो ये हमारी 8 हो गई। ठीक है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक्स हमारे पास में ये है, अब हमको कैलकुलेट करना है सिर्फ सिग्मा ऑफ एक्स, बस बाकी हमारे जल्दी से आंसर आ जाएगा। नीचे क्या होगा हमारा 8, तो देखो 50 40 कितना होगा हमारा 90, 90 20 110, और ये कितना 40, तो ये कितना हो गया 110 और 40 150। ठीक है, ये हो गया हमारा 150। फिर उसके अंदर क्या आता है हमारा 30 10 और 40 80। ठीक नहीं, कुछ गलत हुआ क्या, 90 110 और ये 50 हुआ हमारा। ठीक है, 110 और 50 कितना हमारा 160, 160 और 80 कितना होता है हमारा 240। ठीक है, तो ये हमारी कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 240, तो हमने यहाँ पे 240 को रखा, जब इसे काटा तो ये कितना हो गया हमारा 30, इसकी वैल्यू आ गई। बस, तो हमारा मीन क्या आ गया हमारा 30 आ गया। सर इतना ईजी, हाँ बेटा बस यही तो होता है मीन, और क्या होता है मीन में। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल मेथड के डायरेक्ट मेथड से किया ये चीज याद रखें कि ये डायरेक्ट मेथड है। अब हमारा क्या आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमको फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले को अपने सबसे पहले लिख लेते हैं। तो फॉर्मूले में हमको क्या करना है, लिखेंगे x इक्वल्स टू, मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे बच्चे सारे, सिग्मा ऑफ डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, सबसे पहले वैल्यूज को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपकी कितनी वैल्यूज हो गई 8 हो गई। अब देखो इसके सामने लिखते जाएंगे जैसे हमने उसमें लिखा था 50 40 20 15 35 30 10 40। ठीक है, अब मैं इसमें मेरा एज्यूम मीन मानने का मन क्या करता है, जब भी हम किसी भी एज्यूम मीन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको सर्किल में कर लेते हैं। ठीक है, मैं उसको अलग कलर से कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, एज्यूम मीन हो गया 35 हो गया। ठीक है, एज्यूम मीन। अब देखो, अब हमको क्या करना है, जैसे कि हमने बताया था कि dx क्या था हमारा, x माइनस ए था। ठीक है, एज्यूम मीन को ना हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है ऐसे हमारी स्टैटिस्टिक्स में,
और यहाँ पे क्या लिख दिया था x माइनस ए, ताकि टीचर को पता लगे कि आपने एक्स मीन क्या किया। एक तो यहाँ पे उसको सर्किल कर देना है इस तरीके से, और यहाँ पे लिख भी देना है ऊपर से 35। अब देखो अब हमको क्या करना है, जब हमने 50 में से 35 घटाए तो हमारे पास यहाँ पे कितना है 15। यहाँ पे से 35 माइनस किया, मतलब मानो इस समय 35 से माइनस करना है ना आगे, तो यहाँ पे हमारे से कितना आ गया 5, और जब इसमें से माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 15 आ गया। ठीक है, ये कैसे थे हमारे पॉजिटिव के थे। फिर हमने जब इसमें से 15 में से घटाया तो हमारे पास में कितना आ गया 20 आया, वो भी कैसे नेगेटिव का। और जब हमने 35 में से घटाया तो क्या आ गया हमारा 0 आ गया, क्योंकि 35 में से तो 35 0 होगा। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा माइनस का 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया हमारा माइनस का 25, और यहाँ पे कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, अब मैं आपको इजी वे बताता हूँ कि इसको करना कैसे। हमको पेन को दूसरा ले लेते ताकि आपको अच्छे समझ में। ठीक है, अब देखो -5 से +5 को काट दो। ठीक है, -15 को +15 से काट दो, क्योंकि इनका माइनस प्लस तो एक ही जैसा हो जाएगा ना। अब हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज बचती हैं, प्लस का 5, माइनस का 20, माइनस का 25। ठीक है, माइनस के 45 हो गया, और प्लस का क्या हो गया 5 हो गया, तो ये कितना बन गया हमारा 40 बन गया। ठीक है, एजुन मीन कितना था हमारा 35 था। ठीक है, माइनस का 45 बचा, तो 40 बचा था ना हमारे यहाँ पे, ये हमने निकाला था माइनस का 40। ठीक है, नीचे आया 8, और जब हमने इसको किया तो काटा, ये कितना बच गया हमारा 5, और जब 35 में से 5 गया तो हमारा मीन कितना आ गया 30। सर ये तो ऊपर वाला ही आ गया। हाँ तो बेटा ऊपर वाला ही आएगा ना, क्योंकि हमारा डाटा सेम था। तो चाहे हम शॉर्टकट से निकालें, चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालें, या फिर हम स्टेप डेविएशन से निकालें, हमारे जो हमेशा मीन की वैल्यू क्या आएगी सेम ही आएगी। फिर सर अलग अलग क्यों करते हैं, देखो ये थोड़ा इजी पड़ा आपको कैलकुलेशन में। अगर आप ऊपर वाले देखोगे आपको पूरा पूरा ऐड करना पड़ा, 240 से डिवाइड करना पड़ा। ये तो हालांकि इजी वैल्यूज थी, अगर कहीं इजी वैल्यूज नहीं आती तो क्या होता, यहाँ पे मतलब मान लो कि 343 डिवाइड बाई 8 ऐसा कुछ आ जाता, तो फिर आप लोग को और भी ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने स्टेप शॉर्टकट मेथड को आगे फिर हमने खोजा, मतलब हमारे साइंटिस्ट और हमारे स्टैटिस्टिशियंस ने उन्होंने मेथड निकाला, तो इसे कट कटा के मतलब वैल्यूज क्या रहती हैं ईजी रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक और चीज़ आपको लिखनी थी जो मैं आपको नहीं लिखवाई। यहाँ पे क्या आएगा हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे सिग्मा ऑफ डी एक्स कितना आया था हमारा माइनस का 40 आ गया था, जो कि हमने यहाँ पे रखा और हमारी वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग किस पे आते हैं, हमारे स्टेप डेविएशन मेथड पे। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा था, हमने जैसा पढ़ा भी था कि हमारा फॉर्मूला थोड़ा बड़ा था, बट सर हमका फॉर्मूले से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तो हमने जेएसओ बनना ही बनना है। तो जब बेटा जेएसओ बनोगे ही बनोगे तो फॉर्मूले से कैसे डर। ठीक है, देखो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा ऑफ डी एक्स अपॉन एन इंटू क्या लग जाता था स्टेप डेविएशन में हमारा, एक इंटू आई और लग जाता था, है ना। अब देखो सीरियल नंबर कितनी है वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 हो गई हमारी सारी की सारी। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर अपनी वैल्यूज को नोट डाउन करना है। कैसे, एक्स को सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 5 10 15 20 25 और 30। ठीक है, एक्स समझ में आ गया। अब इसमें भी हमको क्या करना है, अपना एक एज्यूम मीन करना है। तो हम देखो इसमें चाहे ऊपर से कराए चाहे नीचे से कराए, क्या कर ले 15 कर लेते हैं। आप लोग चाहो तो इसमें 5 को एज्यूम मीन कर लो, चाहे 30 को कर लो, आपका आंसर सेम ही आना है। ठीक है, एज्यूम मीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी वैल्यू उतनी उस हिसाब से घट बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब देखो स्टेप डेविएशन में एक क्या बात होती है हमारी, स्टेप डेविएशन में जो हमारा डी एक्स जो होता है इसको हमको याद करना है, एक्स माइनस एब्सोल्यूट मीन अपॉन क्या होता है नीचे हमारा ये आई होता है। ठीक है, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आई को इंटू कर देते हैं। अरे हाँ, आई मैंने आपको बताया नहीं, आई क्या होता है, आई हमारे इसके बीच का जो गैप होता है उसकी वैल्यू होती है। कैसे, आई इक्वल्स टू अब हमारा 10 माइनस 5, मैं आपको बताया था ना x2 माइनस x1 कर देते हैं। ठीक है, 10 माइनस 5 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा नीचे 5 रखा रहेगा। अब हमको ये यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और हमको एज्यूम मीन भी लिख देना अपना। एज्यूम मीन हमारा कितना है इसमें 15 है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब देखो जब हम इसमें से 10 में से 15 माइनस करेंगे और नीचे कितना कर देंगे 5 कर देंगे, तो ये कितना बचेगा हमारा माइनस का 2। उसी तरीके जब हम यहाँ पे करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1, और यहाँ पे जब हमने करा तो क्या था 0 का 0। ठीक है, और जब यहाँ पे हमने किया तो 15 माइनस 2 मतलब कितना 15 माइनस 20 कितना बचा हमारा 5, 5 का 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा हमारा 10, 10 का 2 प्लस का वो भी प्लस का, और यहाँ से हमारा कितना बचा, यहाँ पे आ गया हमारा प्लस का 3, क्योंकि जब हम 15 में से 15 आ गया यहाँ पे प्लस का। ठीक है, 15/5 कितना हो गया हमारा 3 हो गया। अब देखो इजी, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, 0 का 0, तो हमारा सिग्मा ऑफ डी एक्स कितना आ गया 3 आ गया। नीचे का दिखाई दे रहा है ना बच्चों को।
ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सब कुछ, ठीक है, चलो क्लियर है हमारी वीडियो। तो क्या सिग्मा ऑफ डी एक्स आ गया कितना हमारा 3। अब हमारे पास में एन कितना है, एन है हमारा 6। एन हमारा इसमें इंडिविजुअल हमारी सीरीज में क्या होता है, सेम ही रहता है हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिर्फ अपने फॉर्मूले में पुट करना है। मैं ये चीज हटा दूँ, ये चीज आपने नोट डाउन कर ली होगी। तो देखो एक्स को स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट में। एजुन मीन हमारा कितना था 15 प्लस सिग्मा ऑफ डी एक्स हमारा कितना है अभी 3, वो भी कैसा पॉजिटिव का। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है 6 इंटू में क्या था हमारा 5, बस काट दो 1/2, 15 प्लस 5/2। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 35/2 है ना। ये कितना हो गया हमारा 30 हो गया, 30 प्लस 5 पर तो हमारे 34 का कितना होता है 17। 17 में हम इसका कितना ऐड कर देंगे, 34 का कितना होता है 17, और जब हमारे 0.5 है तो इसको हम लोग और ऐड कर दें तो ये कितना बचेगा हमारा 17.5। ठीक है, ये चीज समझ में आई ना आपको। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते थे, इसको 15 प्लस इसको ही कर देते, ये कितना बचा हमारा 2.5, तो 2.5 से कितना बचा हमारा 17.5। देखो जितने भी हमारे बनाए गए ना आगे स्टेटिस्टिशियंस ने, ये सबसे पहले कौन सा बनाया गया हमारा डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड सबसे ज्यादा हार्ड है, क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा वैल्यूज इतनी बड़ी बड़ी आ जाती है कि स्टैटिस्टिशियंस कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसको हमने थोड़ा सा और जब मॉडिफाई किया तो हमारा बना शॉर्टकट मेथड। तो इसमें हमने एक एज्यूम मीन को लिया और फिर हमारा क्या बना स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में ही सिर्फ आई का यूज होता है। आगे हम लोग ये चीज कंटिन्यूस सीरीज में अपने यूज करेंगे आई को। तो आप लोग आई को हमेशा याद रखना कि इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, आई होगा। ठीक है, चलो अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। कल अपने लोग डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज पढ़ेंगे। आई होप आप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने आप लोगों के लिए। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों तो शेयर कीजिए। बताइए कॉमर्स एक्सिस आप लोगों के लिए फ्री में आप लोगों को कितना अच्छा बैच दे रहा है। AAO, ठीक है, अकाउंट से इको पढ़ाएंगे, JSO और आपके लिए इंग्लिश। मतलब मेंस का आपको कहोगे कि आपका पूरा सिलेबस क्या करें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। हालांकि अभी हम मैथ्स को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो अगर मतलब सब कुछ अच्छा रहा तो हम लोग मैथ्स का भी एक टीचर लेके आएंगे और जो हम लोग उसमें कंप्लीट अपना करेंगे। बाकी आज से हमारी इंग्लिश वाली मैम की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग उनको देख सकते हैं और फिर हमारे चैनल को इसी तरीके से मतलब अपना प्यार देते रहो बस। ठीक है, चलो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।